Hi guys, good evening everyone. I hope everyone is good, wonderful, fantabulous, doing great work और आप सबको कल का सॉल्यूशन का लेक्चर बहुत मजा आया, बहुत समझ आया अच्छे से और आपने एंजॉय किया. एंड आई वाज सीइंग कि आप बहुत सब एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर. एंड आई रियली फील थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि अब मैं आप सबका शुक्रिया करूं कि आपने इतने ज्यादा प्यार दे रहे हो इस लेक्चर्स को. और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि ये मेरे एक डीप एस्पिरेशन था मेरे अंदर कि जो चीजें मुझे पीछे कर गई जिंदगी के अंदर, जो मुझे लगा कि यार ये चीज मुझे मिल जाती तो मैं और आगे बढ़ जाता लाइफ में, और आगे बढ़ जाता लाइफ के अंदर, उन चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ बच्चों की जिंदगी के अंदर. क्योंकि बच्चे हैं, बहुत सारी गलतियां करेंगे, वो देयर इज नो इफ एंड बट, दैट्स वेरी बट ऑब्वियस बिकॉज दे आर इनटू वेरी एडोलेसेंट एज. बट वी एज मोर मैच्योर्ड पीपल हैव अ कंसर्न टुवर्ड्स सोसाइटी. हमारा एक हक है सोसाइटी की तरफ कि हम आप सबको एक मार्गदर्शक की तरह, एक अच्छे एजुकेटर और मेंटोर की तरह आपको देखें. ठीक है गाइस, चलो चलिए आइए हम काम करते हैं ज्यादा बिना बातें किए. तो बेटा आज हमने करना है, हमारा लेक्चर 2 है. जिन बच्चों ने लेक्चर 1 मिस किया तो बेटा डिस्क्रिप्शन के अनबॉक्स के अंदर उसका लेक्चर 1 का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, और वहां पे आप सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक्स देख लीजिए. बच्चों इसमें बोर्ड्स, जेईई, नीट, केवीपीवाई सारे एस्पिरेंट 2021-22 के देख सकते हैं इस लेक्चर को. ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने कुछ बढ़िया बड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक है, तो पढ़ने से पहले बेटा एक बात याद रखना. कहते हैं जिंदगी में आप अगर कोई इसी काम करने से कोई अपोज करता है, कोई रोकता है, आपका मोराल, आपका हौसला गिराता है, तो उसको कभी जुबान से आपने जवाब नहीं देना. उसको अपने काम से, अपने कार्य की प्रतिभाशाली से, अपने बहुत अच्छे काम करने, इतना अच्छा काम करो कि आपके काम उस इंसान को जवाब दे. जैसे रिसेंटली जब आप फर्स्ट टेस्ट हमारा इंडिया हारा था, तो और कोहली में जो हमारे कोहली कप्तान है वो वापस चले गए थे, तो बहुत ज्यादा टीम इंडिया को दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी. बट टीम इंडिया ने उनको अपने जबान से, अपने लफ्जों से, अपने अल्फाजों से नहीं जवाब दिया. आज इंडिया जीता 2-1, गाबा टेस्ट जीत चुका, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत, इतने सालों बाद, 37 सालों बाद आज टेस्ट जीता. पूरा देश आज हिंदुस्तान का गुणगान गा रहा है, पूरा देश आज हिंदुस्तान को सलाम कर रहा है, पूरा देश क्रिकेट फ्रेटर्निटी का थैंकफुल है कि इतना बढ़िया खेले और इतना बढ़िया हमारे देश का नाम रोशन किया. कहने का मतलब क्या, आज आपको कोई दिक्कत आ रही है, आज आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, उसको बड़े आराम से, सरलता से परमात्मा का, वाहे गुरु का, उस का, भगवान का नाम लेके उस प्रॉब्लम को पार कीजिए. आने वाले टाइम में वो आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी. आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े लोग बन चुके अपनी लाइफ के अंदर, उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम थी? बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को पार किया, उन प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी का एक ऑब्स्टेकल नहीं बनाया, अपनी जिंदगी में उस ऑब्स्टेकल को साइड क्लियर किया, आगे बढ़े. और आज जब वो स्टेजेस के ऊपर बोलते हैं तो वो उनकी जिंदगी का एक टेस्टिमोनियल बन जाता है, एक जिंदगी का एक कहानी बन जाती है, और हम सब बहुत ध्यान से सुनते हैं. तो अगर आप भी जिंदगी की मुश्किलों को पार करके एक आगे बड़े इंसान बनना चाहते हो, तो आज आपको जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ 100% फोकस के साथ ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है. ठीक है, और आपको मैंने कल बताया एक कॉर्नर में बैठ जाइए जहां पे एक कॉपी पेन लेके और अपने कानों में हेडफोन्स लगा के, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, और पूरे का पूरा लेक्चर आपने अच्छे से देखना बच्चों. ठीक है, तो आज हम करने हैं बेटा स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी का. हम कर रहे थे, हमने कल फिनिश कर दिया था बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये हम कल फिनिश कर चुके हैं. मैं फटाफट से 1 मिनट का रिकैप्सुलेशन दे दूंगा क्योंकि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था वो देख लीजिए. हमने इसमें पढ़ा था बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको याद होगा राइट. अगर किसी ने मिस किया तो बेटा पिछला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैंने लिंक. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी. और थर्ड है बेटा जी, वो कौन सा था? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ये हम कल कर चुके हैं. आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा लोग वो देखिए, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ऑफ लिक्विड इन लिक्विड बच्चे. ठीक है जी, सिंपल सी बात.
अब जब मैं लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा बेटा, सिंपल सी बात है, अ लिक्विड मे और मे नॉट बी सॉल्युबल, may or may not be soluble in another liquid है। उसमें सॉल्व होता है कि नहीं होता वो डिपेंड करता है, वो मैं नहीं बता सकता, वो डिपेंड करेगा। इसी बेसिस पे हमारे पास तीन तरह के लिक्विड्स मिलते हैं। एक होता है बेटा मिसेबल लिक्विड्स, एक होता है मिसेबल लिक्विड्स, एक होता है बच्चों इमिसेबल लिक्विड्स, एक होता है इमिसेबल लिक्विड्स, और बेटा एक होता है पार्शली इमिसेबल लिक्विड। ये बात जरा समझना, पार्शली मिसेबल हम कह लेते हैं, इसको बेटर वर्ड है ना, दोनों टाइम हो सकता है, बट मैं इसको पार्शली मिसेबल कहूंगा, इसको पॉजिटिव लूंगा, पार्शली मिसेबल लिक्विड। करेक्ट बच्चा। अब जरा बात ये देखनी है, जो हमारा मिसेबल लिक्विड होता है वो कौन से होते हैं, विच कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, जो कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, विच कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। Immiscible liquids do not mix at all, do not mix at all। Partially miscible कौन से होते हैं, they mix partially, पूरी तरह मिक्स नहीं कर पाते, ये पूरी तरह मिक्स नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं देता होता हूँ बच्चों को, वाटर एंड ईथर। वाटर एंड ईथर बेटा ये कौन है, ये आपको कौन से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आपके पार्शली मिसेबल लिक्विड। इमिसेबल की मैं बात करूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देते होते हैं हम सब, वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल इज एन इमिसेबल। मिसेबल का एग्जांपल दे दीजिए यार, ये तो बहुत बच्चे को पता है, अल्कोहल एंड वाटर। सर्दी आजकल तो वैसे ही, अल्कोहल एंड वाटर बेटा, ये करेक्ट है। ये पॉइंट लग रहा है समझ, अच्छे से देखना ये पॉइंट। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे डाउट सेक्शन में, चैट सेक्शन में पूछिए, ठीक है बच्चे। तो हर डाउट आपने चैट सेक्शन मेरे से पूछना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और मैक्सिमम लोग तक सब्सक्राइब करो, ताकि किसी का भला भी कर पाओ, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग, अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कहते हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम अभी पढ़ रहे होंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड बेटा डिपेंड कुछ फैक्टर्स पे करता है ना, कुछ फैक्टर्स पे करता है, 4 फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है बेटा ये नेचर ऑफ द गैस पे, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। बेटा सिंपल सी बात है, जो गैस उस लिक्विड में डाली उस पर डिपेंड करेगा। अब वो गैस किस सॉल्वेंट में डाली है, किस लिक्विड में डाली, उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बेटा फोर्थ डिपेंड करता है प्रेशर पे, ठीक है। आइए एक एक करके बढ़ते हैं। नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड इजीली, लिक्विफाइड हो जाते हैं जो इजीली, बेटा जो इजीली लिक्विफाइड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर मोर सॉल्युबल देन द गैसेस which are not easily liquefied, which are not easily liquefied। ये बात आपको समझनी है। मैं एग्जांपल के साथ बात करता तो आपको मेरी नेचर पता है। इसका एग्जांपल दे सकते हो, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि इजीली लिक्विफाई कर जाते हैं, दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चों, दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में देखिए ये कैसे पॉइंट बनेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गैसेस विच फॉर्म ions in the solvent, which forms ion in the solvent are more soluble, more soluble। मैं एग्जांपल देके बात करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल पे देखिए,
अमोनिया जब पानी में डिसॉल्व करते हो, अमोनिया जब पानी में डिसॉल्व करते हो बेटा, वहां पे क्या बनता है? अमोनियम आयन बनता है। वहां पे क्या बनता है? अमोनियम आयन बनता है। बेटा जरा ध्यान से देखना, अमोनियम आयन बनता है कि नहीं बनता? बनता है, इसलिए ज्यादा सॉल्युबल है। अगर मैं अगर मैं डाल दूं बेटा, जरा पॉइंट समझना, अमोनिया इन बेंजीन, अगर मैं डाल दूं अमोनिया इन बेंजीन, जरा पॉइंट ध्यान से देखना है, इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अमोनिया इन बेंजीन जो है ये वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज इसमें कोई आयन की फॉर्मेशन नहीं है। व्हाई? नो आयन फॉर्मेशन, दे हैव नो आयन फॉर्मेशन। बात समझ पा रहे हो? तो सॉल्युबिलिटी जब आप गैस की लिक्विड में एक्सप्रेस करते हो तो चार फैक्टर्स मैटर करते हैं। पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस कैसे? जो गैस आपने उस लिक्विड में डाली वो कैसे करेगा? जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, जो गैसेस इजीली लिक्विड में आ जाती है, उनकी सॉल्युबिलिटी मच मच हायर होती है। बच्चों मेरी बात जरा गौर से सुननी है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि पेपर में 100% सवाल आएगा। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो कैसे? सपोज करिए मैंने गैस डाली सॉल्वेंट के अंदर, अगर उस गैस ने उस सॉल्वेंट के अंदर, अगर उस गैस ने उस सॉल्वेंट के अंदर एक आयन फॉर्म कर दिया, भैया वो बड़ी अच्छी सॉल्युबल है, अगर नहीं किया तो नहीं सॉल्युबल, बात खत्म, कम सॉल्युबल है। जैसे अमोनिया को मैंने पानी में डाला, मैंने एक्सप्रेस किया, जैसे मैंने अमोनिया को पानी में डाला तो क्या बन रहा है भाई? अमोनियम आयन बन रहा है। आई एम गेटिंग द अमोनियम आयन, यू गेट। सिंपल सी बात है, जहां पे आयन बन रहा है वहां पे उस गैस की, उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, बाकी कम होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे बताओ, नहीं आई तो चैट सेक्शन में डालिए अगर आई। और मुझे बहुत सारा फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब और फटाफट से अपना प्यार दिखाइए। अपना प्यार दिखाते रहो अपने चैट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता लगता रहे मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है बेटा टेम्परेचर की बात। ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा, हमें ध्यान से करना टेम्परेचर की बात। यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी गलती होती है, बहुत सारे एडुकेटर्स भी गलत कर जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ, ध्यान से करते हैं। आओ बेटा, जो सॉल्युबिलिटी गैस की है ना, सॉल्युबिलिटी गैस की है, डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात जरा अपने दिमाग में, अपने जहन में आपने डाल लेनी है। बहुत बड़ा उदाहरण, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये देखिए, इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल। जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है, जो फिशेज हैं या और भी एक्वेटिक स्पीशीज हैं बेटा, ये बात जरा समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर ऑलवेज। ये हमेशा ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होती है देन द हॉट वाटर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल। ये पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। एक्वेटिक स्पीशीज, कारण क्या है? सॉल्युबिलिटी। कारण देते हैं साथ में हम, विशाल सर कारण के लिए तो है। अगर मेरे से, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप क्यों कारण? बेटा कारण से केमिस्ट्री इजी हो जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपने कभी नहीं पूछा ये होता क्यों है। आप में से पूछेगा सर ये कैसे है? बेटा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक ली चार्टियर प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपको समझना होगा मुझे कमेंट बॉक्स में, चैट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ली चार्टियर प्रिंसिपल। ली चार्टियर प्रिंसिपल के आधारण पे ये लॉ बेस्ड है। ठीक है, अब हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ना है बेटा, वो फोर्थ पॉइंट था प्रेशर का। टेम्परेचर पढ़ लिया, नेचर ऑफ गैस पढ़ लिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पढ़ लिया, टेम्परेचर का पढ़ लिया, अब प्रेशर करना है। प्रेशर को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर को एक आदमी ने हैंडल किया, फैक्टर को, प्रेशर का फैक्टर वो था हेनरी, और उसने एक लॉ बना दिया हेनरी लॉ। इसको समझाने के लिए इस लॉ की दो स्टेटमेंट्स करेंगे, दोनों के साथ प्रूफ करेंगे, प्रूफ के साथ हम स्टेटमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है हेनरी लॉ? दिस लॉ स्टेट्स, this law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in liquid, the solubility of a gas in a liquid
of a gas in a liquid, बेटा ये बात समझना, is directly proportional to the partial pressure, पॉइंट जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? पार्शियल प्रेशर की। कौन? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ये बात रखना। पार्शियल प्रेशर गैस surface of liquid, the surface of liquid, ये बात समझनी है। इसको मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। दिस इज स्टेटमेंट 1 हेनरीज लॉ की। आप लिख सकते हो किताबों में, एग्जांपल्स में लिख सकते हो। क्या कहता है ये लॉ? सिंपल लॉ है। ये लॉ कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, उसमें जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? पार्शियल प्रेशर। कौन सा पार्शियल प्रेशर? उस गैस का जो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर है। मैं एग्जांपल देके, डायग्राम देके आपको समझाता हूं थोड़ा और। जैसे कि ये देखना बेटा, ये मेरे पास आ गया भाई, ठीक है, ये लिक्विड है मेरे पास नीचे, ये लिक्विड है, इसके सरफेस के ऊपर, इधर इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा, जरा बात समझना, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होगा उसके साथ कौन होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस will be directly proportional to the partial pressure of the gas, will be directly proportional to the partial pressure of the gas above the surface of liquid, above the surface of liquid, है ना। बट कंडीशन याद रखनी है बच्चों। कंडीशन क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कंडीशन क्या है बच्चों? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात यहाँ समझनी है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। इतनी विजुअलाइजेशन के साथ, इतनी डायग्राम्स के साथ, इतने रंगों के साथ पढ़ने में तो यार केमिस्ट्री में अलग मजा आता है। अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे बताइए चैट सेक्शन के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये था स्टेटमेंट नंबर 1। देखो बहुत कम लोग आपको स्टेटमेंट देंगे दोनों की, तो मैं स्टेटमेंट नंबर 2 बताऊंगा, स्टेटमेंट 2 ऑफ हेनरीज लॉ। क्योंकि बेटा इतनी किताबें पढ़ने के बाद हम लोग आपको क्रक्स बताते हैं, बेटा ये पढ़ लो, आपके इससे 100% नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वो स्टेटमेंट 2 क्या है वो पढ़िए। दिस लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेपर फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन द वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। इसका मैं आपको ग्राफ भी कराऊंगा, उससे पहले एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे। जो पार्शियल प्रेशर गैस का है, किसमें? वेपर फेज में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एक वेपर फेज में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो यहां से यहाँ पे लॉ भी हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर हम लिख सकते हैं पेपर फेज में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन x होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देयरफॉर मेरे फ्रेंड्स, इसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूं मैं? kh x। ये बात समझना है, वेयर kh कॉरेस्पॉन्ड्स टू हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट माना जाता है, kh कॉरेस्पॉन्ड्स टू हेनरीज कांस्टेंट। सच बोलूं, आज तक 99% बच्चों को ये लॉ नहीं समझ आता, इतना प्यारा लॉ है, ठीक है। ये बात समझनी है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट हो गया। जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, एंड याद रखना बेटा दूसरा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही रहेगा। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो हेनरीज कांस्टेंट भी वेरी करेगा। ये बात आपने समझनी है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द गैस, ये 2 चीजें रखनी है। अगर मैं आपको इसका ग्राफ बनाना सिखाऊं तो मैं पहले ग्राफ बनाता हूं बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। आप सब मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 10th में पढ़ा होगा पार्शियल प्रेशर, सिंपल। यहाँ पे क्या रहेगा? x मोल फ्रैक्शन,
है ना, x मोल फ्रैक्शन। बेटा यहां से जो ग्राफ मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्लोप, द स्लोप विल बी गिविंग यू kh. This is mole fraction, my friends. As you all know, this is mole fraction, and this is the partial pressure of the gas in the vapor phase, obviously, of the gas in the vapor phase. Partial pressure की बात आपने समझ ली, ठीक है। यहां से एक और बात समझनी है, यहां से एक और बात समझनी है, वो क्या है वो देखिए, वो प्यारी सी बात है, बहुत अच्छी सी, कि जो KH की वैल्यूज है ना, जो KH की वैल्यूज है हमेशा और हमेशा जो KH की वैल्यूज होती है वो बहुत ध्यान से देखना है। ये जो स्लोप है ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम देता है, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ आ रहा है हेनरीज लॉ तो मुझे चैट सेक्शन में लीजिए। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एक ऐसी बात जो कभी नहीं भूलनी, दैट द वैल्यू ऑफ KH inversely proportional to the solubility of the gas in the liquid. The value of KH is inversely proportional to the solubility of the gas in the liquid. This is very very important, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से एक बार ब्रीफ इसकी हम दोबारा लेंगे बेटा, हेनरीज लॉ। वो क्या होता है, हेनरीज लॉ की पहली स्टेटमेंट, कि जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये हमने इसका एक डायग्राम भी देखा, ये पार्शियल प्रेशर इस गैस के ऊपर जो आ रहा है वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। हमने इसकी स्टेटमेंट सेकंड पढ़ी बेटा, स्टेटमेंट सेकंड क्या थी वो पढ़िए। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, हेनरीज लॉ की, ये लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। वहां से हेनरीज कांस्टेंट आता है, हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। यहां से हमने एक और इसका ग्राफ पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ा, स्लोप क्या देती है, KH देती है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के ग्राफ में, जब हम क्या बनाते हैं, हेनरीज लॉ। और नोट में हमने पढ़ा जैसे जैसे KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हेनरीज लॉ वगैरह, जिसके आपके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इसका मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, आप खुद कहेंगे सर बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, तो आइए मेरे साथ न्यूमेरिकल करते हैं। लिखिए बेटा, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट for the solubility of nitrogen gas, for the solubility of nitrogen gas beta in water at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 1.0 into 10 raised to power 5 atm. The mole fraction of nitrogen, the mole fraction of nitrogen in air is 0.8. ये पॉइंट जरा ध्यान से देखना। Find the number of moles. Find the number of moles of nitrogen. Please understand, of nitrogen in air that would be dissolved. That would be dissolved, please, in 10 moles. 298 Kelvin and 5 atm pressure. देखो बेटा, क्वेश्चन को समझना है क्या क्या दिया है, फिर हम सवाल करेंगे। पहला हेनरीज कांस्टेंट दिया, KH की वैल्यू दी है, कितनी है 1.0 into 10 raised to power 5 atm, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मोल फ्रैक्शन एयर में दी है बेटा, तो पहले तो हम पढ़े अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, क्या कहता है हेनरीज लॉ हमें। हेनरीज लॉ ने एक बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट दी हुई है, क्या कहता है हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH into X, ये स्टेटमेंट दी हुई है। ये पॉइंट समझना है, सिंपल सा काम है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर बाय KH इज इक्वल्स टू X, यही होता है। अब X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आप सबको पता है, मैं लगाता हूँ अगले पेज पे, आपको ये चीज ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर तो मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय
KH तो ये रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस बच्चों। अब अगला पॉइंट देखिए, पार्शियल प्रेशर हमें दिया हुआ है, कितना है 5 atm। KH दिया हुआ है हमें, वो KH की वैल्यूज बाद में डालते हैं, 1 × 10⁵ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर। बेटा मैं नाइट्रोजन के मोल्स कर दूंगा एग्जेम्प्ट, क्या बन गया 5/10⁵ इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन और वाटर आ गया। ये पॉइंट जरा आपको देखना है, यहां से क्या आ गया 5 × 10⁵ मोल्स ऑफ वाटर। बेटा वो निकालने पड़ेंगे, वो हमें निकालना, जरा पॉइंट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो हम बता रहे थे जैसे ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू द मोल, आपका आ जाएगा हेनरिच कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। वहां से बेटा मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम किया, मैंने क्या किया, टोटल प्रेशर था हमारे पास, उस टोटल प्रेशर का ये हम कैपिटल P में दे रहा है, तो पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। ये डाल्टन लॉ हम सिखाता है, तो हमने मोल फ्रैक्शन 0.8 × 5 करके हमारी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। मैंने अब मोल्स निकाले नाइट्रोजन के, दैट इज 10 × 4/10⁵, तो वहां से हमारा आंसर कितना आ गया 4 × 10⁻⁻⁴। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दैट ऑफ हेनरीज लॉ, दैट एवरी चाइल्ड शुड डू दिस न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। अगला सवाल का मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए, और बहुत जबरदस्त आंसर चाहिए, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, और फटाफट भी आंसर चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कहता है वो देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अगला कहता है KH वैल्यू और कार्बन डाइऑक्साइड और मेल्डिहाइड CH4 ये दी है, ये कितनी है बच्चा 40.39, 1.67, 1.83 10⁻⁻⁵ and 0.413 रिस्पेक्टिवली। हमने इनको अरेंज करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है बोर्ड का, आप लोगों ने मुझे इसका फटाफट से जवाब देना है। हमने इनको करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, आओ जी करें, बहुत इजी सवाल है। आओ, तो पहले मेरे पास आर्गन गैस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड है, फिर मीथेन है। इसका मुझे दिया KH की वैल्यू 40.3 है, KH राइट, 1.67, 1.83 × 10⁻⁻⁵ एंड दिस इज 0.413। अब ये मैंने आपको स्टेप करवाया है, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है, करवाया कि नहीं करवाया मुझे बताते रहिए। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी, सिंपल काम, ये तो गोल्डन रूल है, लोअर द सॉल्युबिलिटी रूल समझ लीजिए। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी बेटा, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी फॉर्मेल्डिहाइड की हो जाएगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। और मिनिमम सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी बेटा, मिनिमम सॉल्युबिलिटी। ये बात आपने समझ लेनी है, लग गया समझ, ठीक है। तो जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी बच्चा, ये बात समझनी है, अच्छे समझनी है, ठीक है। आइए जी, नेक्स्ट लिखो हेडिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। और साथ ही साथ हम इसका पढ़ेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हो रॉल्ट्स लॉ। ये चैप्टर का बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, इतने इंपॉर्टेंट हिस्से को जाने से पहले always remember that your concentration and your focus is very important। अगर आप एक काम कर रहे हो उसमें 100% आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस नहीं है, उस काम को मत करो यार। अगर आपके सामने अभी टीवी लगा और आप पढ़ रही हो तो कोई फायदा नहीं है। याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखना ना, ब्रूस ली ने बड़ा अच्छा कहा था, ब्रूस ली जी जो है, कहते आप 1000 किताबें पढ़ो, आप 1000 किक्स ट्राई करो, कोई फायदा नहीं है। आपको उस इंसान से डरना चाहिए जो एक किक को, जो एक किताब को 1000 बार करता है, और आपको वो इंसान बनना है।
आपको एक किताब को 1000 बार पढ़ोगे ना तो भाई रिवीजन होगी। सॉल्यूशन बहुत पढ़ा होगा आपने, बहुत बार पढ़ा होगा, बट ऐसा सॉल्यूशन बेस्ट करिए मेरे साथ, ठीक है। तो आइए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा। जरा ध्यान से देखना, ये बेटा इसके नीचे लिक्विड, दिस इज लिक्विड कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट लिक्विड। बेटा प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिस इज द क्लोज कंटेनर, a liquid in a closed container, ये है a liquid in a closed container, and the best part about this liquid and closed container, it is in equilibrium। equilibrium किसके साथ? मेरे साथ तो है नहीं, आपके साथ तो होगा नहीं, with its vapors, अपने ही वेपर्स के साथ। अच्छा, मतलब जरा समझ रहा है, मैं बना रहा हूं, यहाँ पे वेपर्स होंगे इसके, राइट। ये लिक्विड अपने वेपर्स के साथ क्या बना रहा है? इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम में ये एक प्रेशर बन रहा है, ये प्रेशर नीचे कोई धक्का मार रहे होंगे। जरा पॉइंट ध्यान से नोट करना, देखो कितनी किलर विजुअलाइजेशन दे रहा हूं, जबरदस्त विजुअलाइजेशन, ऐसी विजुअलाइजेशन है ना। प्रेशर को आप कहते हो मेरे भाई वेपर प्रेशर। हर प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं कहते लोग तो पता नहीं किस किस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। नहीं सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। वेपर प्रेशर is a pressure that is only obtained when a liquid is in, first of all, is in closed container. The second point, it is in equilibrium with its vapors. ये बात याद रखना, with its vapors, and pressure exerted, and the pressure exerted by the vapors at that particular temperature, is called as वेपर प्रेशर। अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो, आई एम गोना रिपीट दिस, मैं सारा का सारा रिपीट करूंगा। तो वेपर प्रेशर बेटा ये देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई हैव a cup of soup with me, let me have a sip। या imagine this is closed, मैंने इसे क्लोज कर दिया, खत्म हो गया, क्लोज कर दिया। अब इसके लिक्विड जो अंदर होगा, इमेजिन, अब जो खाली है अगर भर जाता, मेरे सरफेस पे, मेरे हाथ की हथेली पे इसका लिक्विड और इसके वेपर आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते। ये जो ब्लैक ब्लैक मेरी फिगर के अंदर है, इस बात को समझना, ये जो ब्लैक ब्लैक मेरी फिगर के अंदर है ये वेपर्स है, और जो येलो लाइंस है वो लिक्विड है। जब ये दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक गठबंधन से रहेंगे, उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको कहूंगा मैं वेपर प्रेशर। मेरी बात लगी समझ बच्चों? नहीं लगी तो बताओ, लग गया तो बताओ, ठीक है। अब वेपर प्रेशर के कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अच्छा जी, कुछ बढ़िया है ना, इसका फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वाह भाई वाह। चलिए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर करता है। बेटा पहला फैक्टर तो आपको पता ही है, आपको बचपन में पढ़ाया गया प्रेशर का फैक्टर, वो कौन सा है बेटा? वो सबको पता है, नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड क्या कहते हैं? नेचर ऑफ द लिक्विड में ग्रेटर the intermolecular forces of attraction, greater the intermolecular forces of attraction, beta lower is its vapor pressure, lower is its vapor pressure। ये बात समझ लीजिए, जितना ज्यादा उसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम वो वेपर बनाएगा। भाई देखो, मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के साथ बताओ हमें। ये लो एग्जांपल, मेरे पास गैस ए है, मेरे पास गैस बी है। भाई इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अंदर
बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गैस बी के अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। भाई ये तो कभी ये कताई नहीं बनाएगी लिक्विड, ये बात याद रखना। वेरी लेस वेपर प्रेशर, ये कताई नहीं बनाएगी वेपर प्रेशर, कंजूस है ये बहुत बड़ी, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनाएगी। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली भाई ये तो कहेगी फटाफट से बना लो, वेरी हाई वेपर प्रेशर, इसका हाई वेपर प्रेशर रहेगा भाई लोग, ये बात जरा समझना, इसका हाई वेपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट लग गया, नेचर ऑफ द लिक्विड। आओ सेकंड पॉइंट पढ़ते भाई लोग। अब सेकंड पॉइंट जो है बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको पढ़ना है। सेकंड पॉइंट आइए भाई लोग करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है आपका और मेरा फेवरेट होना चाहिए टेम्परेचर। हर एक बात में आ जाता है ये टेम्परेचर भाई, नहीं? टेम्परेचर को, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक इक्वेशन होती थी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मैं जब अपने आईआईटी एडवांस बैचेस में और नीट के एडवांस बैचेस में ये बोलता होता हूँ। वो इक्वेशन क्या थी? log P2 by P1 is equal to, जरा पॉइंट देखना, log P2 by P1 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R 1 by, जरा समझना है, T1 minus T2। इस रिलेशनशिप से बहुत सारे टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हो वेपर प्रेशर के ऊपर, इस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। ठीक है, P1 एंड P2 कौन है इसमें? P1 एंड P2 तो आपको पता ही होगा, दे आर डिस्क्राइब्ड एज द वेपर प्रेशर्स। नाउ दे आर डिस्क्राइब्ड एज द वेपर प्रेशर्स बच्चों। डेल्टा H vaporization is described as the enthalpy of vaporization, is described as the enthalpy of vaporization। R तो आपका घर वाला हिसाब है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपको पता है। And T1 and T2 are the temperatures, two temperatures corresponding P1 and P2। ये बात आपको पता है। इस इक्वेशन से हम इसका रिलेशनशिप निकालेंगे। आओ निकालते हैं बेटा। इसका रिलेशनशिप बहुत ही बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल रिलेशनशिप नहीं है, बहुत ही इजी पॉइंट्स बनेंगे आपके। आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि आपके कब पॉइंट्स बन गए। ठीक है ना, इतने इजी पॉइंट्स बनेंगे बेटा इस टेम्परेचर के रिश्ते को लेके। तो मैं आपके साथ एक बार दोबारा कर लेता हूँ टेम्परेचर की इक्वेशन। क्या कहता है टेम्परेचर की इक्वेशन बेटा, देख लीजिए। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, log P2 by P1 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। P1 P2 भैया वेपर प्रेशर, T1 T2 जिसमें वो टेम्परेचर में वो वेपर प्रेशर हो रहा है, डेल्टा H वेपराइजेशन एंथैल्पी, R आपके घर का मेहमान हर बार घर पे रहता है, मोलर गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइए इसको देखें और करें काम। अब याद रखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। मैं आपको अभी से एग्जांपल दूंगा, बकायदा लाइव एग्जांपल। वेपर प्रेशर बेटा इंक्रीज करेगा, कारण देता हूं। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, मुझे माफी देना, दिल से माफी मांग रहा हूं। ये एक कढ़ाई या सॉसपैन है, आपने नीचे से आग दी है, फ्लेम दिया है। ये फ्लेम है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट मैं कह सकता हूं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। ऊपर से आपने इसे कवर किया हुआ है, इट इज कवर्ड विद सम लेड, इट इज कवर्ड विद लेड। दिस यूटेंसिल filled with water, utensil filled with water। अब ये यूटेंसिल पानी से भरा हुआ है। अब आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट दिया है, तो भाई इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर increases with the external source of heat, with the external source of heat। ये बात समझ नहीं आती है। अगर वेपर प्रेशर नहीं होता तो वो धीरे, जैसे घर पे चाय बनती है सिम पे और तेज पे फटाफट से बन जाती है, सिम पे थोड़ी स्लो बनती है, बात सिंपल है। ठीक है भाई, चलिए। और इसमें कुछ लोग है ना, मैं हर कारण क्लियर करूंगा।
कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं ड्यू टू increase in the kinetic energy of molecules, due to increase in the kinetic energy of the molecules, है ना। ये वो भी एक बहुत बढ़िया ऐसा कारण है, due to kinetic energy in the molecules। चलिए जी, लग गया पॉइंट समझ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे लगता। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हमारा बनेगा थर्ड पॉइंट, वो पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा। क्या पॉइंट है? एडिशन ऑफ सॉल्यूट, अगर इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए। ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे हमेशा एक ऐसा पॉइंट लगा, कुछ किताबों में है कुछ किताबों में नहीं, बट बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए इस पॉइंट की बेटा, ठीक है। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आइए बेटा, अब सॉल्यूट में भी दो कैटेगरीज में बनाऊंगा। एक होगा ये वॉलेटाइल सॉल्यूट बेटा, एक मैं कैटेगरी बनाऊंगा ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। भाई अगर तो हुआ वॉलेटाइल सॉल्यूट, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। डिपेंड क्या करेगा? वेपर प्रेशर will not decrease much. Vapor pressure will not decrease much, but it will or it shall majorly depend. It shall majorly depend on the escaping tendency. On the escaping tendency of the solute molecules. Non-volatile solute by vapor pressure will decrease considerably. इसमें तो काफी डिक्रीज करेगा, will decrease considerably। ये बात समझ में है, इसमें काफी डिक्रीज करेगा, इसमें ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। ये बात समझ में है, ठीक है। यहीं से बेटा उत्पन्न होता है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको आप कहते हो रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस with a volatile solute। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए जी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक इमेजिन कर लीजिए आइडियल सॉल्यूशन है, हम आगे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ये आइडियल सॉल्यूशन लिया हमने, क्या लिया, यहाँ पे कुछ टर्म्स लेनी पड़ेंगी, मैं आपको पहले इमेजिन कर लेता हूँ। ये क्या कहता है रॉल्ट्स लॉ? अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ बेटा, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर, इंपॉर्टेंट भी है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component of an ideal solution, of an ideal solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction, multiplied by the mole fraction of pure component in the solution। देखो ये डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं, इसलिए मुझे लिखवानी पड़ती है क्योंकि आपके बोर्ड्स है, नहीं तो मैं तो लिखवाऊँ ना कभी भी डेफिनेशन बेटा, मैं तो डायरेक्ट स्किप कर जाऊँ ना। जो आज मेरे IIT एडवांस बनते थे उसमें बिल्कुल नहीं लिखवाता, डायरेक्ट स्किप करता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली और थोड़ा सा बनाता हूँ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, है ना, इमेजिन कर लीजिए मेरे पास PA है, इस of an ideal solution is directly is equal to the vapor pressure of pure component, imagine कर लीजिए P naught A है, multiplied by the mole fraction, multiplied by the mole fraction। अगर मेरे पास PB होता तो P naught B XB होता बेटा। ये आपका कौन है? ये आपका रॉल्ट्स लॉ है, ये आपका रॉल्ट्स लॉ है, सिंपल सी बात है। अब इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं और डिस्क्राइब ब्यूटीफुली कर लेते हैं। यहाँ पे P naught A कौन है बेटा? वेपर प्रेशर of pure component A
पी नॉट बी कौन है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी बाई पी ए कौन है? इट्स द वेपर प्रेशर, नहीं कहूंगा पार्शियल प्रेशर, चलो बेटर है। चलो और बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन एंड पी बी कौन है? पार्शियल प्रेशर बी इन द सॉल्यूशन। ये बात आपको नहीं भूलनी, ठीक है? तो अगर रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है, मैं फटाफट से डिस्क्राइब कर रहा हूं दोबारा। पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। पी बी क्या कहता है? एक्स बी पी नॉट बी। बेटा ये बात समझनी है, ये सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, डायरेक्ट सिंपल बात है। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा और थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करूंगा। अगर मुझे कहा गया टोटल सॉल्यूशन का निकालो, क्या आएगा बेटा? पी ए प्लस पी बी है, दो कॉम्पोनेंट्स है, तो क्या लिख सकता हूँ? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये बात जरा समझ लेना। अच्छा, पी नॉट ए एक्स है तो ठीक है, अगर मैं पी नॉट बी एक्स बी, नाउ प्लीज रिमेंबर एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1, therefore एक्स बी इज हाउ मच? 1 माइनस एक्स ए। लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए, therefore p नॉट a एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। तो क्या आ जाएगा बच्चों? पी नॉट बी प्लस पी नॉट एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। पी नॉट बी एक्स ए कॉमन, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये कौन आ गया बच्चा लोग? ये आ गया पी सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन। ये बात आपको समझनी है। तो ये एक कुछ इस तरह का आप ले सकते हो, कुछ इस तरह का था इसमें, है ना? इसमें ए एंड बी थे, सिंपल सी बात। इसमें ए भी था और बी भी था। बात लग रही समझ? सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात लॉजिक्स में कर दी। यहां से मैं 2-3 कंक्लूजन्स निकालूंगा। कंक्लूजन नंबर 1, यहां से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, ताकि बस नोट करते रहना और चैट बॉक्स में लाइक का बटन दबा के अपना मैसेज करते रहो, कोई डाउट है तो। पहला नोट क्या लिखूंगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, किससे? विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखो पीछे चलते हैं, चेक करते हैं, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए ऑफ कंपोनेंट ए। ये बात जरा समझनी है। ये कंक्लूजन नंबर पहला, कि वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन होगा वो वेरी करेगा डायरेक्टली। लीनियर मिल का मतलब होता है डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, इसका मतलब डायरेक्टली भी होता है बच्चों, डायरेक्टली करेगा विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट है। ये बात समझनी है, ठीक है? सेकंड पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स माय पर्सनल इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं आपकी क्लास में था मुझे एक सवाल आया था पेपर में, ठीक है? तो हमने करना वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? ये तो सॉल्यूशन की बात करो, अगर गैस में आ जाए तो द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस in equilibrium is determined by कैसे डिटरमाइन करोगे बेटा? the partial pressures please understand of the components. I'm taking an assumption, if YA and YB be the mole fractions of the components A and B,
in the vapor phase, please understand, then अब आएगा भाई मजा, अब आएगा अच्छा मजा, then A is equals to YA total, ये बात समझनी है। PB is equals to YB total. Total means capital, right? I can also write this as total. Total pressure. ये बात समझ लीजिए, ये आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। ये कब लगना है? वेपर प्रेशर, जब वेपर फेज में हो। वेपर फेज, लिक्विड से तो पिछला ठीक है, ये वेपर फेज में चलेगा। ठीक है, समझ आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक ऐसा केस है जो मतलब हर पेपर में हर सवाल में आया ही आया। ठीक है, हर सवाल में मतलब ये आया सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो अब बच्चों हमने करना है आज का लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉल्ट्स लॉ। अभी हमने किया फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, अब हम करेंगे फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। फिर मचाएंगे थोड़ा पागलपंती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। अपने अंदर का ना जरा बच्चा जो है वो हमेशा, अपने अंदर का जो छोटा छोटा बच्चा होता है, किडिशनेस होती है, वो हमेशा बाहर रखा करो। मतलब मेरे अंदर तो माए मतलब मदर यार, यही लड़का ना, इसमें से कभी बच्चा नहीं जाएगा। सो आई एम 29 ऑलमोस्ट है फिनिशिंग, सो आई एम ऑलवेज स्टिल वेरी यंग। मेरे अंदर वो एनर्जी, वो एनर्जेटिक बड़ी रहती है, तो आपने भी अपने अंदर पूरी बचा के रखनी है। ठीक है, चलिए आओ जी। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यार ध्यान से देखना, लास्ट में मैंने एक ट्रिक बतानी है, जिस ट्रिक से आप बहुत अच्छे, दो ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपना स्कोर बहुत फाइनल एग्जामिनेशन का बहुत बढ़ा सकते हो। ठीक है, दो ट्रिक्स बताऊंगा, जरा ध्यान से, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। और ऐसी ट्रिक्स नहीं बताता मैं किताबें पढ़ के आ गए हैं, ऐसी नहीं, जो ट्रिक्स मैंने अपनी जिंदगी में अपनाई है, जो ट्रिक्स मेरी जिंदगी में 120% काम करती है। ठीक है, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या कहता है? इट सेज द वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute, containing a non-volatile solute, जरा बात समझना बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, is equal to the, सॉरी बेटा, is equal to, तो समझ आती है बच्चों, अच्छे से आती है ना? तो हम थोड़ा सा करते हैं अब। तो टेम्परेचर का सेकंड फैक्टर आएगा, टेम्परेचर को हम कहां से लेंगे? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से लेंगे। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहती है? log P2 by P1 is equal to delta H vaporization divided by 2.303 R 1 by T1 minus T2। तो बेटा R जो यहाँ पे है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको पता है, P1 P2 दो वेपर प्रेशर है, जो हम लेंगे T1 T2 टेम्परेचर के ऊपर। बेटा ये हम टेम्परेचर लेंगे P1 P2 पे, डेल्टा H वेपराइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। ये बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके साथ हम बेटा काम कर रहे होंगे, वो देख लीजिए कैसे करना है हमें। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इमेजिन करिए आपने कोई यूटेंसिल, कोई कढ़ाई, कोई सॉस पैन चाय बनाने के लिए रखा, ऊपर से ढक दिया और नीचे से आप उसको गैस दे रही हो, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। जैसे जैसे आप उसको गैस पहुंचेगी, उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, आपको ऑलरेडी ये बात पता है। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट हमने क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमारा अगला थर्ड फैक्टर है एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के अंदर दो तरह के सॉल्यूट्स डाल सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर, या तो होगा वो वॉलेटाइल या होगा नॉन वॉलेटाइल। जब आप वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे बेटा, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, वेपर प्रेशर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस इट शैल मेजरली डिपेंड ऑन द एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब उसके बाहर निकलने की, वॉलेटाइल करने की कितनी टेंडेंसी है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? अगर डाला तो बेटा वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा ना, वो बहुत मेजरली डिक्रीज करने वाला है। इसीलिए यहाँ पे हमारे अगले, यहाँ पे बेटा हाँ, हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, रॉल्ट्स लॉ विद द वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो रॉल्ट्स लॉ विद द वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द
मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट सोल्यूशन। मतलब सपोज करो मुझे वेपर प्रेशर निकालना है ए कॉम्पोनेंट का, मेरे पास दो कॉम्पोनेंट्स हैं, मेरे वेपर प्रेशर निकालना है ए कॉम्पोनेंट का। कैसे निकालूंगा? वेपर प्रेशर ऑफ उसका प्योर कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लाई ऑफ मोल फ्रैक्शन। मुझे बी कॉम्पोनेंट का निकालना है वेपर प्रेशर का, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका वेपर प्रेशर प्योर कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लाई बाय क्या निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये पॉइंट लगी समझ। अब यहां से मैंने दिया पी नॉट ए कौन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट, पी नॉट बी कौन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट बी, पी ए कौन है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, पी बी कौन था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। यहां से फॉर्मूला बना, क्या बना, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी एक्स बी, पी नॉट बी। बेटा ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला है रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ फॉर बेटा जी वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, फॉर द वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। अगर आपको ये नोट सारे चाहिए जो मैं अभी मेरे पास पढ़ी है, स्लाइड्स पढ़ी है, तो आपने कुछ नहीं करना, एक हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना है। इंस्टाग्राम पे आई एम अवेलेबल विद विशाल नैयर अंडरस्कोर विजन बच्चों। ठीक है, वहां पे आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करना, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे बच्चा लोग। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग गया समझ। अब अगर मुझे पी सॉल्यूशन निकालना है तो मतलब दोनों कंपोनेंट्स को ए और बी को मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, मैं ए और बी को क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। मैंने मिक्स कर दिया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है, वहां से एक्स बी कितना आ गया, 1 माइनस एक्स ए। मैंने 1 माइनस एक्स ए पुट कर दिया, पी नॉट बी इसको डाला और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। करेक्ट। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, मैंने क्या किया, पी नॉट बी बाहर निकाल दिया और इन दोनों को प्लस माइनस करवा दिया, एक्स से निकला। यहां से टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज लीनियरली वेरिंग विद एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ये पॉइंट आपने समझना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन में अभी पीछे बोला है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो वेरी करता है डायरेक्टली विद द वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इट कैन आल्सो वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरी प्लस टू में ये पॉइंट आया था, जब मैं प्लस टू में था ये क्वेश्चन आया था कि अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है एक वेपर फेस के अंदर, तो कैसे निकालूंगा। तो बेटा इमेजिन कर लीजिए उस केस में वाई ए और वाई बी मोल फ्रैक्शंस है वेपर फेस में आपके ए और बी के, तो पी ए क्या हो जाएगा, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, या जो पी है वो टोटल प्रेशर है बेटा, पी इज द टोटल प्रेशर, पी इज द टोटल प्रेशर, ये बात समझनी है। पी बी इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू कैपिटल पी, ये बात अच्छे समझनी है यार। मेरा सपना है कि इस देश में ना केमिस्ट्री की एटलीस्ट प्रॉब्लम 11th-12th में खत्म की जाए। और बहुत काम है करने वाला, कोडिंग पे है, इंग्लिश में है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है। इंग्लिश की जो केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम है वो खत्म कर दी जाए पूरे, एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे अमृतसर से, पंजाब से, फिर नॉर्थ इंडिया, फिर साउथ इंडिया, हर जगह केमिस्ट्री की प्रॉब्लम खत्म करनी है मुझे। ठीक है, इतनी इजी प्यारी सी चीज है, इतना हल्ला बन जाता है इस चीज का बेटा। अब आ गया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स का। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स जब आप डालते हो, रॉल्ट लॉ क्या कहता है, pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to the vapor pressure of a pure solvent multiplied by the mole fraction of the solvent। ये जो solvent है ना ये बेटा मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूशन में होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ये आपको समझना है। ठीक है बेटा, इसका मैंने बताया, पी सॉल्यूशन का मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, पी सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन 1 होती है, तो सॉल्यूट की कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, तो पी सॉल्वेंट इंटू हमारा था सॉल्यूट, तो मैंने क्या डाल दिया, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, क्या बन गया, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। ठीक है प्यारे बच्चे, चैट बॉक्स में बताते रहो अगर आपको समझ आ रहा है। तो पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन कितना आ गया, एक्स सॉल्यूट। अब मैंने पी सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया, तो पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट, वेयर पी नॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द partial pressure or vapor pressure of pure solvent, pure component। ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट। इसको जब डिवाइड करते हैं पी नॉट से बेटा, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये बात आपने नहीं भूलनी, कुछ भी हो जाए। तो relative lowering in vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute, whereas relative lowering in vapor pressure corresponds to P naught minus P solution by P naught XB। ठीक है बच्चा,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। अब कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा सॉल्यूशंस का, फिजिकल केमिस्ट्री का, और हम साथ में कल इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे प्रीवियस है। और आपने कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे यह चैट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ आई वांट ईच वन ऑफ यू टू स्कोर अ वेरी हैंडसम परसेंटेज। और मैंने आप सबसे लास्ट में प्रॉमिस किया 2 ऐसे कारण बताऊंगा, 2 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने स्कोर को 10 से लेके 12% एलिवेट कर सकते हो। इमेजिन करो आपके 70 या आपके 80 82 आ सकते हैं, आपके 80 यानी 90 92 पे जा सकते हो। अब ये मत कहना 90 वाले 100 कैसे जाएंगे, है ना। सो इट हैज, यू कैन एलिवेट योर परसेंटेज। वो कैसे बताता हूँ। जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था, आई हैव वन एल्डर सिस्टर, उसने मुझे एक बात इंस्ट्रक्ट की क्योंकि वो इसी फेज से निकली थी। सो व्हेन समवन हैज ट्रैवल्ड योर वे, उसको पता होता है बच्चा कहाँ गिरेगा, ठीक है ना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सर की बीमारी है तो डॉक्टर के पास सर वाले जाओगे, कान की बीमारी है तो कान वाले डॉक्टर के पास जाओगे, नाक की बीमारी है तो नाक वाले डॉक्टर के पास, चेंज तो कर नहीं सकते। इसी तरह द पीपल हु हैव एनकाउंटर्ड सिमिलर सिचुएशंस कैन लीड योर बेटर गाइडेंस। तो मेरी बहन इसी मेडिकल कर रही थी, मेडिकल करके शी वाज ग्रेजुएटिंग, पोस्ट ग्रेजुएटिंग, उसकी मैरिज हुई, तो उसने मुझे एक एडवाइस दिया। और वो एडवाइस मैं आपके साथ पर्सनल एडवाइस एज अ प्रोफेशनल एडवाइस पब्लिक कर रहा हूँ आप सबके साथ। अगर कर लोगे 120% गारंटी, रिजल्ट 10 से 12% बढ़ेगा। रोज सुबह उठ के एवरी मॉर्निंग you have to do simple favor. You have to touch the feet of your parents, your grandparents, or anyone elder in your family. You do this for 21 days and you will see a major difference in your education, in your life, in the prosperity of family. आप 21 दिन इस हरकत को कर लीजिए घर में। सुबह उठते ही अपने घर वालों से, जो आपसे बड़े हैं, ममा है, पापा है, बुआ है, चाचा जी हैं, ताया जी हैं, दादी हैं, नानी हैं, दादू हैं, नानू हैं, जो भी है, उनके पाँव लगाने हैं, पूरे नीचे झुक के पाँव लगाने हैं। उससे आपको एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगी। दूसरा काम, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, हाथ धो के, मुंह धो के, प्रॉपरली फ्रेश होके 5 मिनट उस परमात्मा को, उस वाहे गुरु को याद करना है। क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता था, और याद है मुझे जब भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट करनी तो मेरे टेबल, मैं हमेशा अपने जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल था वहां पे मैं हनुमान चालीसा करके पढ़ता था। आपका जो पढ़ने का स्टैमिना होता है, जो डिस्ट्रैक्शंस होती, नेगेटिविटी होती, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। इन 2 फैक्टर्स ने मुझे बहुत ज्यादा तरक्की पहुंचाई। सच मानना इतनी औकात नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर पाता, सिर्फ आपके प्यार ने, उस परमात्मा के आशीर्वाद ने, माँ बाप के हाथ पकड़ के चलाया, और वही काम आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो कि आप जिंदगी में जरूर फोड़ोगे यार। बाय, हैव अ गुड डे। बाय गाइस, हैव अ गुड डे।